हिंदुस्तान के पास अभी इन्होंने 36 जहाजों को ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी नेवी लेने को नहीं तैयार। उनकी नेवी कहती है जी ये जहाज इतना कैपेबल नहीं है, ये नेवी लेने को तैयार नहीं है। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो है ना सिंध पर दोबारा कब्जा करने की बयान दिया है। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिया एयर डिफेंस में इंडिया से एक स्टेप नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी अब अपने आप को देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बायस ओपिनियन नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है हावर बड़ैच। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत पर दोबारा क्योंकि जंग के बादल मुंडला रहे हैं, क्योंकि इंडियन सीनियर वज़ीर जो है ना वज़ीर दिफा उसने सिंध पर दोबारा कब्ज़े की जो है ना बयान दिया है। इस बारे में जो है ना पाकिस्तान में बहुत सी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में चहक मुहैया जो है ना हो रही हैं। तो इस वाले से हमारे पास साथ आज प्रोग्राम में सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमजा साजिद राना मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और आने वाले वक्त में इसके क्या असरात जो मरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा राना सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज हम जो है ना बात करने जा रहे हैं पॉडकास्ट में पाकिस्तान और भारत में जो जंगें हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मरतब होंगे। तो पहले हम जो है ना इससे शुरू करते हैं कि इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो है ना सिंध पर दोबारा कब्जा करने की जो है ना बयान दिया है। इस वाले से आप क्या कहते हैं और आपका एनालिसिस जो है ना वो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की ये पहली को ख्वाहिश नहीं है, पहले भी वो बहुत बार इजहार कर चुके हैं कि हम कभी पंजाब पे कब्जा कर लेंगे। 65 में लाहौर जिम खाना में आगे शराब पीनी थी, नाश्ता करना था, लेकिन ये सारे ख्वाब अधूरे रहे और इंशाल्लाह आगे भी अधूरे रहेंगे। ये जो राजनाथ सिंह ने जो बात की सिवाय गीदड़ भभकी के कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सरकरीक का जो मामला है, जो कि आपको पता है सिंध के करीब गुजरात के पास जो एक दलदली एरिया है जिसके नीचे मिनरल रिच एरिया और मिनरल रिच रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे हिंदुस्तान की बहुत कोशिश है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ कश्मीरी मुतनाज़ा नहीं है, बॉर्डर के बड़े हिस्से मुतनाज़ हैं और उसमें से सरकरीक एक है। और मुझे लगता है ये बयान सरकरीक के तनाजुर में दिया गया। और आपको पता है हिंदुस्तान के, आपको पता है कि जिस तरह के तराने में भी आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, तो वो सिंध को कभी भूले नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक सिंध के बगैर हिंद कंप्लीट नहीं होता। और आपको पता है जो सिंध है उसी में मोहनजोदड़ो है और सारी गंदारा और ये जो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो है ना अक्सर हमने देखा है इंडियन मूवीज और जितने प्रोग्राम होते हैं वो सिंधी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जो है ना फॉलो करते हैं। उस पे जो सिंधी खानों पे जो है ना काफी जो है ना तज़किया करते हैं। तो इस हवाले से एक सीनियर वज़ीर है, मसलन 3-4 दफ़ा जो है ना वज़ीर बन चुके हैं, उनका बयान पाकिस्तान के लिए जो है ना खतरनाक हो सकता है। ऑब्वियसली देखें, दे हैव प्लानिंग, दे हैव एग्जीक्यूशन, और उन्होंने पूरा प्लान करके ये बयान एवं नहीं देते। हिंदुस्तान में सियासी क़यादत की वैल्यू पाकिस्तान की निस्बत बड़ी डिफरेंट है। और अगर आप देखें राजनाथ के अंडर तीनों फोर्सेज आती हैं, उनके वजीर दिफा की हालत हमारे वाली नहीं है कि ख्वाजा आसिफ की तरह हवा में तीर चलाते गए और उन तीर के कमान कहाँ है, नश्तर कहाँ है, निशाना कहाँ है, कुछ पता नहीं है। उनका वजीर अगर कोई बयान देता है उसके पीछे एक पूरी लॉजिक होती है। लेकिन इसको बड़ा ही बैफिटिंग किस्म का रिप्लाई इंशाल्लाह अगर ये आए तो पाक फौज और पाक फौज की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जो एक पूरी इनके पीछे एक थिंक टैंक है वो बड़ा अच्छा इनको जवाब दे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आप दोनों ममालिक की फौजी तवाज़ुन जो है ना तकाबली जायजा पेश करें, किसको बर्तरी हासिल है, पाकिस्तान को या इंडिया को? देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ आप क्वांटिटी की बात करें और इन टर्म्स ऑफ वेपनरी की बात करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से वे बियॉन्ड आगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान से 4-5 या 6 गुना बड़ा मुल्क है, ठीक है। उनके पास 13-14 लाख की रेगुलर फौज है, वाइल हमारी रिजर्व फोर्सेस की तादाद मिलाकर 14-15 लाख बनती है हमारी फौज। मतलब हमारी फौज रेगुलर फौज 6-6.5 लाख की है, ठीक है। उसमें नेवी, आप एयरफोर्स, फिर आप उसके अंदर रेंजर्स और उसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो FC है और डिफरेंट को मिला लें तो ये सारे मिल के बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान को देखें, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के उनकी 23-24 लाख बनती। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर कोई मुकाबला नहीं, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स नंबर कोई मुकाबला नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म there is a huge gap between India and Pakistan, because the reason behind is that आप जितनी भी माजी करीब की जंगें देख लें, चाहे 2019 का बालाकोट अटैक देख लें जिसमें उन्होंने एक दरख्त गिराया और 2 कव्वे मारे थे। बड़ा भाई ये भी बड़ी बात है यार, ऐसे कव्वे मार दिए, दरख्त जो नुकसान पहुंचा दिए। और दूसरा आपको पता है अभिनंदन को हमने शॉट डाउन किया। आफ्टर दैट ये 2025 मई। सर मेरा दूसरा सवाल यही है कि जो रिसेंटली जो है ना पाक भारत जंग हुई है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ना हिट बैक किया जो है इंडिया को, तो इस बारे में जो है ना आप फिर दोबारा जो है ना इस पे जो है ना रोशनी डालें, क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात कि अगर आप मई 2025 की बात करें तो हमारा तो कोई ना उस वाक़े से लेना देना था जिस वाक़े में टूरिस्ट मरे। हम खुद कहते हैं बहुत गलत हुआ, इंसानियत का कत्लेआम हुआ, लेकिन
आप पुलवामा हो या ये जो हुआ है, ये वाला ड्रामा जो हुआ था टूरिस्ट वाला, इस सब को अगर जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान की प्लानिंग आपके सामने नजर आती है। जब भी हालात मामूल पे आने लगते हैं, हिंदुस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को तरवीज देता है, फिर एक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बड़ी कमाल की कि मीडिया को ऑन बोर्ड लिया जाता है, मीडिया उस चीज को उछालता है। हिंदुस्तान का मीडिया तो ऐसे है कि अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, अपने ही स्टार धर्मेंद्र को 2 दफा मारा उन्होंने। ऐसे ही तो व्हाट टू टॉक अबाउट देयर। सर जो आप बात कर रहे हैं रिसेंटली जो दिल्ली में अटैक हुआ है जी। उसका बरह रास्त फिर पाकिस्तान को जो है ना उस पर निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हुआ है, तो वो इससे बात तो नहीं आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यही होते हैं, हिंदुस्तान का ये मिजाज है। लेकिन अगर आप 2025 की मई की जो 5 दिन की वॉर है उसे देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपने मिसाइल्स के साथ, जिनको वो क्लेम करते हैं दे आर ब्रह्मोस मिसाइल, उन्होंने आपको डीप इनसाइड आके टारगेट किया, आपके मदारिस को निशाना बनाया, आपके आम शहरियों को निशाना बनाया, छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन वो तो टारगेट ये कर रहे हैं कि हमने जो है एयर फोर्सेस तबाह कर दी, अभी तक वो जो है रिपेयर नहीं हुई, इतना नुकसान कर दिया, पाकिस्तान जो है बैकफुट पे चला गया है। कि बोलारी एयरबेस पे उनका मिसाइल लगा था, इसमें कोई शक नहीं, नूर खान एयरबेस पे भी लगा था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी है, ठीक, बात फेयर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उधमपुर उड़ा था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पठानकोट उड़ा था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि S-400 की पूरी बेस उड़ गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं कि खड़े खड़े जहाज तबाह हुए, इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी पूरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लॉक कर लिया गया था, इसमें भी कोई शक नहीं कि फतेह मिसाइल चले थे, इसमें भी कोई शक नहीं कि फतेह 1 मिसाइलों ने जब उड़ान बढ़ी है और दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन्स जिस तरह राज कर रहे थे, वो MK1 हो या Akinji 2 हो, जो टर्किश टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, जब वो वहां पे गए हैं, तो हिंदुस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक वक्त में ना नविश्ता दीवार, जो कहते हैं ना दीवार पे लिखा हुआ फैसला बनाकर उस पर अटैक कर दिया था। ऐसा ही है। अब कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान पता नहीं किस भूल में बैठा है। अगर पाकिस्तान इंडिया की कंपैरेटिव एनालिसिस करें फोर्सेस का, सबसे पहले तो अगर आप आ जाए मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे आ जाए, वॉर डॉक्ट्राइन पे आ जाए, तो हिंदुस्तान की जो वॉर डॉक्ट्राइन है वो कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन है। इसका इन्होंने एक दफा मुजाहरा हमें कर चुके 2002 में। हिंदुस्तान ने जब 99 की कारगिल की वॉर के बाद 2002 में, आपको याद है, पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे। सॉरी सर, मैं जो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो रिसेंटली दुबई एयर शो में जो है ना भारतीय तियारा तेजस क्रैश किया, उसके बाद उनके जो है ना आर्मीनिया ने आर्डर मनसूख कर दिए, उसके साथ इसराइल के भी कुछ जो है ना वो कंसर्न थे, तो जो इसके साथ ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर अरबों डॉलर्स के पाकिस्तान मुआहदा कर चुका है, तो इस बारे में आपका जो है ना क्या है? देखिए, ये दोनों प्रोग्राम जो है, जो तेजस है और एक अच्छा जहाज है, मैं इसको कभी बुरा नहीं कहूंगा, और ना मेरे में वो आदत है कि हिंदुस्तान की कोई चीज़ उसे बुरा कहूँ कि जी देखें आज उन्होंने टाटा की कंपनी है, वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है, तो लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, हिंदुस्तान का तेजस जो है वो बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है। 4.5 जनरेशन का लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन बात समझने की ये है कि उनका जहाज गिरा क्यों। अब वो कहते हैं जी जनरल इलेक्ट्रिक 404 उसके अंदर इंजन है, अमेरिकन इंजन है, बेहतरीन इंजन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स, इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट वेक्टर रेशो, कुछ भी कहें। मसला कहाँ आ रहा है, हिंदुस्तान का प्रोफेशनलिज्म है जीरो, इनके जो पायलट्स हैं उनकी तरबियत उस लेवल की नहीं है। अब आप मनूवर्स कर रहे हैं, 8G मनूवर्स कर रहे हैं, या आप वो कहते हैं वर्टिकल मनूवर कर रहे हैं, तो या आप जहाज को बिल्कुल नोज पिच डाउन करके मनूवर कर रहे हैं, तो आपको जहाज संभालना भी तो आना चाहिए। अब मसला ये है, पहले आपका जहाज हो रहा था लीक, दैट मीन्स आप वो जो स्वदेशी विमान, भारत का स्वाभिमान, ये बड़े बड़े नारे मारते थे, दे आर, वो कहते हैं एब्सोल्युटली क्रैश्ड इन द डेजर्ट ऑफ दुबई। कहने का मकसद ये, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया, आपने अमेरिका से इंजन लिया, हमने रशिया से इंजन लिया, RD-93 टर्बोफैन इंजन, इट इज मेड इन रशिया, MiG-29 में यूज हो रहा है, MiG-35 में यूज हो रहा है, बेस्ट इंजन है। लेकिन आपने कहा हम पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगवा देंगे रशिया के जरिए, बिकॉज रशिया हैज वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि इंडिया कैन मेक प्रेशर ऑन रशिया दैट यू कैन से मेक एन एम्बार्गो ऑन पाकिस्तान फॉर द सेल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एडवांस इंजन, बट हमारे साथ चाइना उसको आउटसोर्स करता है, हमें वो देता है। दूसरी वजह, इंडिया को चाहिए था कि जिस तरह इन्होंने Su-30 MKI के अंदर रशिया के साथ मिलके एक जहाज को बनाया, को डेवलप किया, हिंदुस्तान में उसकी असेंबली लाइन लगाई बेंगलुरु में, तो इन्हें ये चाहिए था कि सेम गोज विद पाकिस्तान ने जिस तरह JF-17 थंडर को ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर बनाया और चाइना की टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझा, सीखा, उसके अंदर चाइनीज एवियोनिक्स है, पाकिस्तान ने भी उसके अंदर थोड़ा सा अपना जो है मिलिट्री हार्डवेयर दिया है
कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान कहता है जी हमने पाकिस्तान ने इसके ऊपर सिर्फ अपना पेंट किया हुआ है। सर वो किसी को क्रेडिट नहीं ना देना चाहता सर इंडिया। बात तो फिर वही है ना, तो ले लें क्रेडिट। आज हमारे पास तो एक्सपोर्ट ऑर्डर हमने म्यांमार को एक्सपोर्ट किए हैं, मेरे ख्याल में 13 या 14 जहाज किए हैं हमने। एक्सपोर्ट किए हैं नाइजीरिया को 3 से 4 जहाज। हमने एक्सपोर्ट किया अजरबैजान को $1.6 बिलियन का 2 वो दे रहे हैं। दुबई में नए मुआहदे हो गए हमारे। जी, दुबई में जो मुआहदा हुआ उसकी है कि अभी कुछ रूमर्स है, कोई कह रहा है इराक ने लिए, कोई कह रहा है बांग्लादेश ने लिए, क्योंकि बांग्लादेश आल्सो कंसिडर दैट बिकॉज बांग्लादेश के पास जो F7 तैयारे हैं वो पुराने हो गए। F7 इज द चाइनीज वेरिएंट ऑफ MiG-21, राइट। अगर अब आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी आ जाए इन दोनों जहाजों के सामने पे, तो काबली जायजे में तेजस कहीं भी नहीं खड़ा नजर आता। पाकिस्तान ने आउट नंबर कर दिया। अब पाकिस्तान खुद 160 प्लस JF-17 थंडर्स को यूज कर रहा है। इट इज लाइक द बैकबोन ऑफ द PAF, राइट। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास अभी इन्होंने 36 जहाजों को ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी नेवी लेने को नहीं तैयार। उनकी नेवी कहती है जी ये जहाज इतना कैपेबल नेवी लेने को, इंडियन नेवी लेने को तैयार नहीं है। वो उसकी जगह कहते हैं हम राफेल का नेवल वेरिएंट लेंगे। लेकिन सर उन्होंने तो राफेल का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। राफेल की मार्केट डाउन कर दी यार। एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन जहाज जो कि केनार्ड विंग उसके आगे हैं और वो जहाज बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो राफेल का प्लेटफॉर्म है वो बेहतरीन है। डिसॉल्ट एविएशन ने जितने भी आज तक जहाज बनाए, चाहे वो मिराज 3 हो, मिराज 5 हो, मिराज F1 हो, मिराज 2000 हो, दे आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम लेट 70s टिल 2000। दे आर द, यू कैन से, बीस्ट ऑफ द स्काईज। डेल्टा विंग वो जहाज बनाते थे, अब उन्होंने ये जो है क्या नाम ले, राफेल भी डेल्टा विंग है। कहने का मकसद ये, हिंदुस्तान इससे पहले रशियन टेक्नोलॉजी यूज करता था, फ्रेंच टेक्नोलॉजी बहुत महदूद लेवल पे यूज करता था, लेकिन हिंदुस्तान की ना ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान की JF-17 थंडर को आउट नंबर कर देंगे। मैं ये नहीं कहता JF-17 थंडर में प्रॉब्लम्स ही होंगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगे, इट इज अ मशीन, लेकिन आपको उसके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, हालांकि तेजस के प्रोटोटाइप की जो पहली प्रवास है वो 2 साल पहले हो गई थी। अच्छा। JF-17 थंडर से 2001 में उड़ा लिया था इन्होंने। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना ये हजी भारत के स्वदेशी विमान, हमारा स्वाभिमान, वो मेजर गौरव आर्या नहीं कहता हमारे लिए तो मसले ही कोई नहीं, 10-12 अरब खर्ची जाओ भाई। तो फिर आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर आर्मेनिया ने 1.2 बिलियन कुछ होने के बावजूद जी, तेजस क्रैश करने के बावजूद वो अपने पे जो है ना ब्लेम नहीं ले रहे, वो जो है ना अमेरिकन इंजन को ब्लेम कर रहे हैं, उस पे जो है तनकीद कर रहे हैं, उसको जो है ना बुरा बोल रहे हैं। माशाल्लाह यू आर अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई ऑलवेज लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। आपको लगता है कि हिंदुस्तान सच बोल रहा है? लेकिन सर वो वावेला जो उनका मीडिया, सर वावेला तो आदत है ना, वो कहते हैं ना अनोखा लाडला बनने की चांद मांगे। हाँ, चांद मांगे, तो चांद तक तो गए नहीं, जमीन पे आ गए इनके जहाज। जी सर ऐसे ही है। अच्छा सर, इसके बाद पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, आप इस बारे में जो है ना क्या काबिल जायजा पेश करते हैं? देखिए, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम नो डाउट S-400 इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एंड इसके इक्विवेलेंट आता है अमेरिका का पेट्रियट आता है, थार्ड आता है, और अगर आप देखें तो इजराइल का आयरन डोम आता है, स्विफ्ट वो आयरन फिस्ट आता है। तो ये सारे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिया एयर डिफेंस में इंडिया से एक स्टेप नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एवी अब आपने आपको देखें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बायस ओपिनियन नहीं दूंगा। हिंदुस्तान का S-400 पाकिस्तान ने तबाह जरूर किया है, लेकिन S-400 इज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कैप्चरिंग द टारगेट, क्योंकि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं है दुनिया में। S-400 की वजह से टर्की पे आपको पता है ना F-35 का वो लग गया था एम्बार्गो के, F-35 नहीं मिलेंगे अगर आपने रशिया से S-400 खरीदा, और महंगा भी काफी है। पाकिस्तान ने उसके बदले में, पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज में FM-90 मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइनीज है, उसके पास HQ-9 है वो भी चाइनीज है, उसके बाद HQ-16 है वो मीडियम रेंज हाई अल्टीट्यूड मिसाइल्स और यू कैन से एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है। ये जो HQ-16 है इट इज यू कैन से इक्विवेलेंट टू S-300 जो कि वो भी रशिया का ही है। चाइना आपको पता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत आगे है, तो ये सारे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान को मिले। तो पाकिस्तान का आप ये कह सकते हैं जो डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा, लेकिन इट इज नॉट दैट मच कैपेबल इनफ कि वो S-400 का मुकाबला कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ये कमाल की बात है कि पाकिस्तान ने S-400 को तबाह किया है। 2 सर देखिए ना, 2 बैटरीज को आपने तबाह किया, तो उस वजह से जो है ना इंडिया लेट डाउन किया। यस जी सर, मेरा अगला सवाल यही है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जंगी तवाज़ुन में क्या किरदार अदा करती है, और पाकिस्तान बैरिया और इंडियन बैरिया, इन दोनों का जो है ना कंपैरिजन आपकी नज़र में क्या है? कौन सी बैरिया बेहतर है, किसके पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है? जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है इन द वर्ल्ड, उसका बहुत ज़्यादा
काम है और बहुत ज्यादा ना वो अहमियत की हामिल है। अगर आप अभी रिसेंट जंग देखें ईरान और इजराइल की, तो मिसाइलों ने सारी गेम खेल ली है। जी जी जहाजों की तो गेम थी ही नहीं, इधर से मिसाइल आ रहे हैं, इधर से मिसाइल जा रहे हैं, दुनिया बस यही देख रही थी अगर इधर से फजर जा रहा है तो उधर से कोई अमेरिकन साख्ता मिसाइल या इसराइली साख्ता मिसाइल आ रहा है, अगर इधर से नसर जा रहा है, इस तरह चली सारी जंग। अब अगर पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखें तो इंडिया के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ICBM है उनके पास। पाकिस्तान के पास ICBM, हमने ऐलान नहीं किया हुआ कि हमारे पास कोई ICBM है। अच्छा ठीक ठीक है, लेकिन है नहीं, आप समझ जाए ना। हाँ, ठीक है सर आप ठीक कह रहे हैं। सिंपल बता देता हूँ, हिंदुस्तान के पास अग्नि है, अग्नि 5 है, हमने 5000 किलोमीटर प्लस 7000 किलोमीटर तक जाने वाले मिसाइल हैं उनके पास। ठीक हो गया। और दे कैन रीच इन एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ, यू कैन से, हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी तक अभी तक जो हमने एलानिया तौर पे बताया वो है शाहीन 3, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, सॉलिड रॉकेट फ्यूल पे चलने वाला सिस्टम है और उसके साथ न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल है। वो 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है। और पाकिस्तान के पास अगर आप देखें, पाकिस्तान के पास जो सबसे छोटा मिसाइल सिस्टम है वो है नसर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, नसर 1, नसर 2। अच्छा, ये है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, ये थोड़ा समझ लें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है क्या, क्योंकि भारत की जो है ना कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी आर्मी तो है नहीं। ठीक है, हमारा लैंड मास भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इतनी बड़ी आर्मी को फैला सके। तो पाकिस्तान के आपको पता है दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है, वहां से भी थ्रेट है। ठीक है, तो हमने समंदर को भी संभालना है। पाकिस्तान ने टेक्निकल न्यूज बनाए। अब यूजुअली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, जो एटम बम्स होते हैं, ये 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। उन्हें कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। जो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो 1 किलो टन, 2 किलो टन, वो कहते नहीं पाओ के एटम बम लेके पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये बैटल फील्ड मिसाइल होते हैं, या आप इनको आर्टिलरी शेल के अंदर भी लोड करके मार सकते हैं। लेट्स सपोज दूर मार तोपे नहीं होते जिन्हें हॉविट्जर्स कहते हैं, उनमें डाल के भी फेंक सकते हैं। अब इनके अंदर आप अगर एटॉमिक साथ वॉरहेड लगा दें तो बैटलफील्ड के अंदर एक स्मॉल रेडियस के अंदर ये एटॉमिक लेवल की तबाही मचा सकते हैं। उससे ये लेट्स सपोज इंडिया की ब्रिगेड है, वो पाकिस्तान पर अटैक करने आ रही है और दे पेनिट्रेट इन लाहौर और गुजरांवाला, तो आप उनकी जो मेन बैटलफील्ड ग्राउंड की जो फौज है उसको एक टैक्टिकल न्यूक से उड़ा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट रेंज में आप अच्छा खासी तबाही मचा सकते हैं न्यूक्लियर लेवल की, और आपका मुल्क भी सेव हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके लिए सोचा हुआ यही है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लग गया कराची हार्बर पे, दूसरा यह है कि हिंदुस्तान की फौज घुसी बहुत ज्यादा अंदर तक गई, तीसरा यह कि बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान की अगर आर्मी के लोग हलाक हो जाए, अल्लाह माफ करे, तो फिर पाकिस्तान ये वाली ऑप्शंस को अपनाएगा ऐसे डिफेंस के लिए। और पाकिस्तान ने जो है ना फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उस पर साइन नहीं किए। अच्छा। पाकिस्तान के पास है कि अगर हमारे पे मसला आया तो हम चला देंगे। ठीक हो, ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे। ऐसा ही है जी। हमजा भाई, जो है ना पाकिस्तान और भारत की बैरियर के बारे में आप जो है ना क्या जो है ना आपके पास नॉलेज है, आप उस वाले से हमें आगाह करें। देखिए, जो नेवी है ना पाकिस्तान इंडिया की, इसमें पाकिस्तान बहुत, मैं कहता हूँ, स्टेप असाइड है नेवी के अंदर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की नेवी इस वक्त साउथ एशियन रीजन में सबसे तगड़ी नेवी है। ठीक है, अगर आप सार्क रीजन में समझे तो सबसे तगड़ी नेवी इंडिया की। द रीजन बिहाइंड इज दैट दे आर ऑपरेटिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रमादित्य एंड विक्रांत। ठीक है, ठीक हो गया। एंड 1 एयरक्राफ्ट कैरियर इज इंडिजिनसली बिल्ड इन इंडिया, विक्रांत। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की बहरिया बहुत तगड़ी। ठीक है, करीबन 16 के करीब उनके पास आबदोज़ हैं, जिसमें 2-3 तो न्यूक्लियर कैपेबल है। वो एक अलग बात है, उनकी शाफ्ट फट जाती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने लीज पे ली हुई है कुछ आबदोज़ें रशिया से, न्यूक्लियर कैपेबल। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का अगर आप देखें कंपैरिजन, तो पाकिस्तान लोग कहते हैं जी एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं रखता। एक तो हमारी इकोनॉमी नहीं इजाज़त देती। एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, वेपन, और उसको कहते हैं ना संभालने के लिए बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो नेवल फ्लीट है ना, और मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल की है नेवी के थ्रू। हाँ जी, वो बताएं वो क्या है। सर आप बताएं, आपने हमारे पास सामने सरप्राइज एलिमेंट रखा है, आप बताएं क्या है। अच्छा, आप देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि लैंड से तो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है, राइट, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले सी से भी आप दोस्त के जरिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा उसके ब्रीफ कर देता हूँ। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ है और हमारी जमीन पे कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं बची, अल्लाह माफ करे, खाकम बदहन, हमारे यहाँ पे सारे लोग हलाक हो गए, तो पाकिस्तान की कोई भी खामोश सबमरीन जो समंदरों में घूम रही है, वो वहां से एक क्रूज मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है, और वो समंदर से अटैक करेगा
सीधा हिंदुस्तान की नेवल पोर्ट्स पे, हिंदुस्तान की हार्बर पे, हिंदुस्तान के डिफरेंट जजीरों पे, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, जिसके अच्छा। ऊपर इनकी जो पाकिस्तान से बहुत दूर समझे जाते हैं, जी जी। जिधर काले पानी की सजा होती थी ना, अच्छा। उसको हम काला पानी बना देंगे। ठीक हो गया। अब कहने का मकसद ये, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर मैं लास्ट में कंपैरिजन बता दूं नेवल, देयर इज नो एब्सोल्यूट नो कंपैरिजन, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने 65 के अंदर द्वारका का किला तबाह किया, हिंदुस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया, फिर पाकिस्तान की गाजी आबदोज जो कि बाद में डूब भी गई, उसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाज़ों को आउट नंबर कर दिया, चलने के काबिल नहीं छोड़ा। अब कहने का मकसद ये है, अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान का मेन कंपैरिजन करें ना नेवी का, तो उनके पास 16 आबदोज हैं, आपके पास ऑपरेशनल 8 है, ठीक है। हमारे पास ज़्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, इसमें 3 फ्रेंच है, ठीक है, ओके। और उसके अलावा 2 हमारे पास जो है वो हमें मिली थी मेरे ख्याल में, वो भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी की है, पीएनएस हमजा है, पीएनएस साद है, पीएनएस तस्नीम है, और इस तरह डिफरेंट नेम्स हैं उनके। और 3 हमारे पास है शैलो वाटर सबमरीन्स छोटी, ठीक है, वो इटली की बनी हुई, वो आपको पता है एसएसजी कमांडोज जो होती है ना, नेवल एसएसजी कमांडोज जिन्हें मैरीन्स भी कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज होती है। अब पाकिस्तान ने आज से करीबन 10 साल पहले 2015 में एक डिफेंस डील की थी, करीबन $5 बिलियन की हमने डील की चाइना की युआन क्लास सबमरीन्स की, युआन 0-1 क्लास सबमरीन्स की। अब पाकिस्तान के अंदर हंगोर क्लास सबमरीन्स की आ रही है पूरी खेप चाइना से, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, हैवी सबमरीन्स है। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो 8 के करीब आप दोस्त हम खरीद रहे हैं, जिनमें से 4 पहुंचने वाली हैं और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी, 4 चिंगहोंगडू शिप यार्ड में तैयार होंगी, और बाकी तैयार होंगी पाकिस्तान में कराची शिप नेवल यार्ड में एज अ TOT कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के पास भी हो जाएंगी 16 सबमरीन, हिंदुस्तान के पास भी 16 सबमरीन, पाकिस्तान के भी पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। पाकिस्तान के पास अगर आप नए जो देखें, हमारे पास जो है यू कैन से कॉर्वेट्स हैं, या हमारे पास आप कहें फ्रिगेट्स हैं, या आप हमारे पास समझे माइन हंटर्स हैं, या आप हमारे पास समझे जो फास्ट क्राफ्ट बोट्स हैं वो हैं, तो हमारे पास हमने उन्हें बनवाया है, टर्की से बनवाया है। टर्की के पास आपको पता है बेहतरीन क्लास की शिप टेक्नोलॉजी है। फिर उसके अलावा हमने चाइना से बनवाया फ्रिगेट्स, आपको पता है तुगरल क्लास के फ्रिगेट्स बेहतरीन फ्रिगेट्स है। हाँ, एक हमारे पास अमेरिकन एक पुराना फ्रिगेट भी है, 32 साल पुराना, वो USS आर्मी का था, नेवी का था, लेकिन उसको हमने फिर आलमगीर क्लास फ्रिगेट, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि पाकिस्तान के पास स्ट्राइक रोल के अंदर हिंदुस्तान की नेवी के साथ हम इतने नंबर्स में नहीं जोड़ते, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है ना पाकिस्तान का, जी, इस वाले से पाकिस्तान वो हिंदुस्तान से बहुत आगे। हालांकि हमारी नेवी की क्या होगी तादाद, 32,000, 35,000, 40,000 हमारे ओवरऑल जो है मैरीन्स को डाल के, ये हमारी वो है जो है इन पर्सन स्ट्रेंथ। और उसके अलावा हमारे पास सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास बम्बार्डियर कंपनी है, उसके जहाज है जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पे यूज करते हैं, जिसके अंदर उनको जैम कर सकते हैं। हमारे पास PC-3 ओरियन तैयारे हैं जो कि मैरीन वॉरफेयर के लिए यूज होते हैं, अमेरिकन मेड है। आपको पता है ना मेहरान एयर बेस अटैक, उसके अंदर उन्हीं तैयारों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसके अलावा पाकिस्तान के पास एयर कैपेबिलिटी के अंदर देखें, एयर सर्वेलेंस के अंदर देखें, पाकिस्तान ने रिसेंटली एक जो है ना मुजाहरा भी किया है इसका, जो है ना शिप टू शिप जो है ना, ऐसे ही ना वो मिसाइल लॉन्च किया है। लेकिन द टी इज फैंटास्टिक, दिस इज फॉर अभिनंदन। ओके, अब कहने का मकसद ये सर, ये नहीं जो है ना उनकी जान नहीं छूटेगी इस नहीं, ये नहीं छूटेगी। देखिए, पाकिस्तान जो ट्रेंड सेट कर देता है ना, वो हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है अजल से अबद तक। ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये 2 नजरियात की नहीं, ये 2 कौमों की नहीं, ये 2 मिजाजों की, 2 अफकारों की, 2 सोचों की और 2 मजहबों की जंग बनती जा रही है। मैं कभी भी नहीं चाहता था मैं इसे मजहब की जंग के पैराए में लाऊं, क्योंकि 1000 साल मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, बगल गिर रहे हिंदुस्तान ने, और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। लेकिन क्या कीजिए उस बनिए की सोच का, क्या कीजिए उस चाणक्य की सोच का, क्या कीजिए उस चंद्रगुप्त मौर्य की सोच का, क्या कीजिए उस शिवाजी की सोच का, जो कि ना औरंगजेब को मारने को तैयार है, ना बाबर को मारने को तैयार है, ना कुतुब मीनार को मारने को तैयार है, ना ताजमहल को मारने को तैयार है, और ना लफ्ज पाकिस्तान को मारने को। ऐसे ही है सर, वो उन्हें हजम ही नहीं हो रहा शुरू से। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई फर्मली बिलीव आपको हमारी मालूमात पसंद आई होगी। इस वाले से आपने अपने जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह करना है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए एक रहनुमाई करती है और हम आगे चल के उस वाले से और अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।